आगे बढ़ते हैं फाइनली सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्शन 180 के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज, दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज। सबसे पहली चीज़, दिस इज द फर्स्ट थिंग, इट इज़ ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज एंड नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज ओवर देयर, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये 4 एक्टिविटीज़ करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबसे पहले शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड दिस इज प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल एंड बीओडी कैन डू द एक्टिविटीज़ आफ्टर टेकिंग द प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन। सो और नीचे भी लिखा ही हुआ है, सो लिस्ट ऑफ 4 एक्टिविटीज़ विच आर एक्सरसाइजेबल बाय बीओडी विद द प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स से पूछकर। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, सेक्शन 180 को मैं क्या बोलूँ? इट इज़ दीज आर द 4 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, या 4 पावर्स ऑफ मेंबर्स, इसको क्या बोलूँ? 4 पावर्स ऑफ बीओडी या 4 पावर्स ऑफ मेंबर्स? 4 पावर्स ऑफ बीओडी एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एसआर, या ये बोलूँ 4 पावर्स शेयर होल्डर्स की हैं? क्या सही तरीका है बोलने का? 4 पावर्स किसकी हैं, ये आंसर देना, बीओडी या मेंबर्स? बस इतना बता दो आप मुझे चैट में, बीओडी की पावर्स हैं ये 4 या मेंबर्स की पावर हैं 4, क्योंकि इसमें ही बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बीओडी या मेंबर्स, किसकी पावर्स हैं? चलिए, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स। कुछ लोग बीओडी कह रहे हैं, कुछ लोग मेंबर्स कह रहे हैं। बीओडी कहने वाले ज़्यादा हैं, मेंबर्स कहने वाले कम हैं। अभी मिक्स्ड रिएक्शन इज कमिंग। तो भाई पावर्स तो बीओडी की हैं, वो बारिश हो गई है बीओडी, तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज पावर्स बीओडी की हैं। दे आर एक्सरसाइजेबल बाय द बीओडी, ये चारों पावर्स बीओडी एक्सरसाइज करेंगे ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एसआर। तो ये कहना गलत है, दीज आर द 4 पावर्स ऑफ मेंबर्स, ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बाकी आप तो मतलब अपने तर्क वितर्क इलॉजिकल भी कुछ भी लगाते रहते हो, वो तो पता है मुझे अल्लाह, और फिर चैट में लिखते भी रहते हो इलॉजिकल चीज़ें, लेकिन लॉ मेकर की तरफ से बड़ा क्लियर है। दीज आर द लिस्ट ऑफ 4 पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बीओडी, पावर्स ऑफ बीओडी, और रिस्ट्रिक्शन जरूर है, पावर्स किसकी है? बीओडी की। रिस्ट्रिक्शन क्या है? शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पहले लेना है, लेकिन लॉ मेकर ने टाइटल में ही बोला है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बीओडी, तो लॉ मेकर ये थोड़ा ना कह रहा पावर्स ऑफ मेंबर्स। सो वेल से इसलिए अपने लॉजिक जो उल्टे पुल्टे नॉनसेंस वाले होते हैं ना, वो अपनी जेब में ही रख लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन गोइंग ऑन फर्दर, विल द लिस्ट ऑफ 4 पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द मेंबर्स बाय, और 4 पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बीओडी विल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एसआर। एंड देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर, अब इसमें पहली पावर, और मैं अगर इसको यहाँ पर नाम दूँ तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के बारे में। अगर क्लॉज वाइज याद हो जाए तो दी बेस्ट, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछते हैं ना। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज है, और पावर क्या है? टू सेल, टू लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग्स। यहाँ पर मैंने सिंगुलर भी लिया है और प्लूरल भी लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी में एक सिंगल अंडरटेकिंग है तो उसकी बात हो रही है, द होल ऑफ 100% अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। या फिर हो सकता है कंपनी में 2 अंडरटेकिंग्स हो, या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, और उनमें से कोई एक अंडरटेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या लीज पे देना चाहते हैं, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। इसमें यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज आ जाता है, जिससे यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज का मतलब जिस एसेट से इनकम जनरेट हो रही है, आप उस इनकम को भी मॉर्गेज कर रहे हो। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज याद होगा आप लोगों को थोड़ा सा शायद, रेगुलर बैच में तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ उसमें। तो दैट इज डिस्पोज ऑफ। खैर एनी हाउस, एग्जाम में तो बात सेल पे ही करते हैं ये लोग, नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चन तो सेल पे ही आता है। तो कहानी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो सेल करना चाहते हैं, या तो लीज पे देना चाहते हैं, या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, या तो 100% अंडरटेकिंग, होल ऑफ द अंडरटेकिंग, या फिर सब्सटेंशियली द होल। तो अब इन 2 चीज़ों में हम जाने वाले हैं कि इन 2 चीज़ों का क्या मतलब है। इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके नोट्स में थोड़ी जगह ना खाली छोड़ी है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग का मतलब क्या? तो अंडरटेकिंग का मतलब एक ऐसी यूनिट जिसमें आपकी नेटवर्थ का कितना लगा है मालूम, या वो कितना इनकम जनरेट करती है आपकी कंपनी का। तो आपको यहाँ चार्ट वाइज फॉर्म में दिखा देता हूँ पहले, और फिर लिखवाऊंगा भी यहाँ पर, साथ साथ लिखेंगे भी। एक ऐसी यूनिट जिसमें कंपनी की नेटवर्थ का मोर देन 20% लगा हुआ है, मोर देन 20% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट, या फिर एग्जैक्ट 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उस अंडरटेकिंग से जनरेट होती है, उस यूनिट से, तो उस यूनिट को अंडरटेकिंग मान लिया जाता है। तो आई रिपीट दैट, इफ पब्लिक कंपनी है, इफ देयर इज अ यूनिट इन विच द कंपनी हैज इन्वेस्टेड more than 20% of the net worth as per the latest balance sheet of the previous financial year, or a unit which generates exact 20% or more than 20% of the total income of the previous financial year, such unit
such unit is called as undertaking। तो पहला क्वेश्चन तो इसी पे बन जाता है एग्जाम में, इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अंडरटेकिंग क्या होती है ये बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग। और दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2, और बीच में दिया हुआ है और, तो जो अंडरटेकिंग दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे वो अंडरटेकिंग मान ली जाएगी। सो वेल आई विल कम बैक टू दिस चार्ट वंस अगेन। यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं, अंडरटेकिंग मीन्स अ यूनिट which in which the company has invested how much, in which the company has invested exact 20% या more than 20%, exact नहीं भाई, more than 20% of net worth of the company, वो undertaking है। और net worth as per the balance sheet of the previous financial year, or a unit which generates exact 20% or more than 20%, greater than or equal to 20% of total income in the previous financial year, 20% of total income of the company in the previous financial year। तो नेटवर्थ वाले क्राइटेरिया में मोर देन 20% है और इनकम वाले क्राइटेरिया में एग्जैक्ट 20% और मोर है। हाँ जी, आप सब लोग सही पार्टिसिपेट करते जा रहे हो। अब कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब आप दोगे, और सब्सटेंशियली द होल भी नीचे बताया गया है। ये तो हो गई आपकी अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि अंडरटेकिंग क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि इस यूनिट को अंडरटेकिंग माना जाएगा। अब सब्सटेंशियली द होल क्या मतलब होता है? अंडरटेकिंग का 90%, अंडरटेकिंग का 95%, इज इट सब्सटेंशियली होल? वेल लॉ मेकर कहते हैं नहीं इतना बड़ा नहीं चाहिए, 90-95% को नहीं मानते। वेल कहाँ से शुरू हो जाते हैं? एग्जैक्ट 20% ऑफ द अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग का एग्जैक्ट 20% या उससे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। तो किसी भी अंडरटेकिंग का एग्जैक्ट 20% या उससे ज्यादा इज सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। अब सुना मेरी बात जरा ध्यान से, आपकी कंपनी की नेटवर्थ है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ है 600 करोड़, टोटल नेटवर्थ, आपकी कंपनी की टोटल नेटवर्थ है 600 करोड़। तो अंडरटेकिंग में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए ये मुझे बता दो। अंडरटेकिंग में क्राइटेरिया 1 के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आप उसको अंडरटेकिंग मान लो। यूनिट में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आप उसको अंडरटेकिंग मान लो। एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी कि जी आपकी टोटल नेटवर्थ जो है ना वो 600 करोड़ है। अब बताओ कि अंडरटेकिंग में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि उसको, या यूनिट में, किसी पर्टिकुलर यूनिट में कितना पैसा लगा होना चाहिए कि उसको अंडरटेकिंग मान लिया जाए। रुपी टर्म्स में बताना, एग्जैक्ट रुपीज 120 करोड़ या मोर देन रुपीज 120 करोड़। 20% ऑफ दिस, एग्जाम क्वेश्चन है, 120 करोड़। एग्जैक्ट रुपीज 120 करोड़ या मोर देन 20%। भाई आपके सामने लिखा है, अभी तो हटाया नहीं है स्क्रीन से। मोर देन 20%, एग्जैक्ट 120 करोड़ पे अंडरटेकिंग नहीं माना जाएगा। 121 करोड़ लगा हुआ है तो आप कहोगे कि अंडरटेकिंग है। तो 20% तो आपको खैर कैलकुलेट करना ही है कि 120 करोड़ है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में कि कंपनी में 3 फैक्ट्रीज हैं, F1 F2 F3, F1 F2 F3, कंपनीज में 3 फैक्ट्रीज हैं और F1 के अंदर लगा हुआ है 128 करोड़। तो ये अंडरटेकिंग है या नहीं है? F1 में लगा हुआ है 128 करोड़, तो इसको अंडरटेकिंग माने या ना माने। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स F1 सेल करना चाहते हैं, BOD वांट टू सेल F1। चलिए ये सबको समझ में आ गया कि मोर देन 120 करोड़ है। BOD वांट टू सेल, तो क्या क्या BOD को स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा? SR इज रिक्वायर्ड, येस और नो? क्या BOD को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, येस और नो? चलिए आंसर आ रहे हैं मेरे पास लाइन लगाकर, यस 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 यस। अब एक सवाल और पूछने जा रहा हूँ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अंडरटेकिंग के बारे में ही बात हो रही है। मान लीजिए कि आपकी अंडरटेकिंग में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 200 करोड़, आपकी अंडरटेकिंग में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 200 करोड़। तो वेल सब्सटेंशियली द होल के लिए आप क्या बोलोगे? सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग में कितना लगा होना चाहिए आपका? अगर आपकी अंडरटेकिंग में 200 करोड़ है लगा हुआ है, और मान लो कि F1 में ही 200 करोड़ लगा हुआ है, F1 में 200 करोड़ लगा हुआ है, BOD पूरी F1 नहीं बेचना चाहते हैं, F1 का एक सब्सटेंशियल पार्ट बेचना चाहते हैं,
तो उसके लिए क्राइटेरिया कितना है? 200 करोड़ में से कितना, जिसको आप कहोगे सब्सटेंशियली द होल, रुपी टर्म्स में बताना। सब्सटेंशियली द होल रुपी टर्म्स में कितना, कितने रुपीस करोड़, कितने करोड़ रुपए की बात हो रही है? एग्जैक्ट 20% भी चलेगा, एग्जैक्ट 20% ऑफ द अंडरटेकिंग। हाँ जी बताना एक बार फटाफट। अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट रुपीज 40 करोड़ लगा हुआ है, एग्जैक्ट रुपीज 40 करोड़ तो चलेगा? क्योंकि यहां पर लॉ मेकर ने लिखा है एग्जैक्ट 20% ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब मोर देन 40 चाहिए या एग्जैक्ट 40 से भी चल जाएगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं मोर देन 40 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं एग्जैक्ट 40 करोड़ और मोर। तो एग्जैक्ट 40 करोड़ से चल जाएगा? यस चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर चलेगा, तो बिल्कुल चलाते हैं। ऊपर जो अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट थी वहाँ जो क्राइटेरिया 1 में वो मोर देन 20% था, लेकिन नीचे जो सब्सटेंशियली द होल है वो एग्जैक्ट 20% भी चलेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा ज़रा। आपकी कंपनी के पास 6 यूनिट्स हैं, येस और नो में आंसर देना फटाफट। आपकी कंपनी के पास 6 यूनिट्स हैं और इन्वेस्टमेंट आपको बता रखी है एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, और यूनिट्स आपको बता रखा है वेल जनरेटिंग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। वेल कि टोटल परसेंटेज इनकम कितना जनरेट हो रहा है और परसेंटेज नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट कितना है वो बता रखा है आपको। आपको सिर्फ ये बताना है कि अंडरटेकिंग, इस यूनिट को अंडरटेकिंग माने या नहीं माने। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 6 यूनिट्स हैं, इनको अंडरटेकिंग माने या ना माने। तो यूनिट 1 में आपकी कंपनी का लगा हुआ है 7% ऑफ नेटवर्थ, और वो यूनिट 1 जनरेट कर रही है 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। तो यूनिट 1 को अंडरटेकिंग माने या ना माने, येस और नो में आंसर दीजिएगा फटाफट फटाफट फटाफट, येस और नो। येस और नो, येस और नो, येस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आपने आंसर नो दिया है तो सही है, और अगर आपने आंसर यस दिया है तो गलत है। तो क्लियर है, नंबर 1 के लिए नो। यूनिट 2 में आपकी कंपनी का लगा हुआ है 13% ऑफ नेटवर्थ इन्वेस्टेड है, और यूनिट 2 में वेल जनरेट हो रही है टोटल 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। तो यूनिट 2 आंसर इज येस और नो, यूनिट 2 आंसर इज येस और नो। नंबर 1 का तो आपने आंसर दे दिया नो 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 नो, नंबर 2 का आंसर दीजिए अब। हाँ जी, नेटवर्थ तो 20% से कम है। लेकिन टोटल इनकम का 20% यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो जर्र से आंसर चले आ रहे हैं यस सर। यूनिट 2 के लिए यस। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 के लिए। आपकी कंपनी का टोटल 26, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कंपनी का टोटल 26% ऑफ नेटवर्थ लगा हुआ है, 26% ऑफ टोटल नेटवर्थ ऑफ द कंपनी यूनिट 3 में लगा हुआ है, लेकिन बंद पड़ी है, शट डाउन हो गई है, और पिछले साल काम ही नहीं हुआ इसमें, शट डाउन है, जीरो इनकम है, शट डाउन हो गई है, फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा हुआ है, शटर डाउन है। तो यूनिट 3 का बताना आप मुझे, यस और नो। यस और नो, यूनिट 3 का बताओ मुझे, इसको क्या माने, अंडरटेकिंग है या नहीं है? यस और नो। जीरो इनकम, जीरो इनकम, मतलब जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, 5 साल से फैक्ट्री बंद पड़ी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी हमारी, बंद पड़ी है 5 साल से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं, तो क्या एसआर पास करवाना पड़ेगा, पहले शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिस फैक्ट्री में कोई काम भी नहीं हो रहा, जिस फैक्ट्री में लंबी लंबी घासें उगाई हैं, मशीनों के ऊपर जंग लग गई है, क्या उसके लिए भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। किसी ने सवाल पूछा है सर पॉइंट नंबर 2 में ऊपर यस कैसे? तो भाई वो इनकम तो देखते हैं ना हम, एग्जैक्ट 20% ऑफ टोटल इनकम, मोर देन 20% थोड़े ना देखते हैं उसमें। इनकम लेवल का तो एग्जैक्ट 20% देखते हैं, नेटवर्थ में मोर देन 20% देखते हैं, इनकम लेवल में एग्जैक्ट 20% देखते हैं। आई होप गेटिंग दैट, समझ में आ गई ना बात?
देन गोइंग ऑन फर्दर, तो सर इन्वेस्टमेंट हैवी है, 26% है, तो इसलिए यस। चलिए नंबर 4, नेटवर्थ का 4% लगा हुआ है, 10% इनकम जनरेट हो रही है, तो यहाँ तो आंसर नो ही है, आपको मालूम है दोनों क्राइटेरिया के नीचे है। 30% ऑफ नेटवर्थ लगा हुआ है, 46% ऑफ टोटल इनकम है, तो यहाँ पर तो आंसर यस ही है, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, यस और नो। नंबर 6 बताइएगा मुझे, नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नंबर 5 में तो कुछ लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया था जब नंबर 2 पूछा था। सर नंबर 5 का आंसर यस है सर, जब मैंने पूछा भी नहीं था। तनु को प्रॉब्लम हो रही है सिचुएशन 2 में सर, नेटवर्थ का 13% लगा हुआ है सर यूनिट में, आप उसको अंडरटेकिंग कैसे बोल रहे हो सर, ये यस नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। तनु प्रॉब्लम क्या है आपको, मतलब दोनों क्राइटेरिया थोड़े ना फुलफिल करने हैं आपको, बीच में और लिखा है ना लॉ मेकर ने, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2, दोनों में से एक फुलफिल कर दो, क्राइटेरिया 2 फुलफिल हो रहा है तो अंडरटेकिंग है। आपको दोनों समझ में आ गई बात, तो गिव मी अ थम्स अप। आपकी सुई अटकी हुई है वहीं उसके ऊपर आपकी, आप उसी के ऊपर कमेंट डाले जा रहे हो बार बार। चलिए नंबर 6 में आंसर इज यस और नो। नंबर 6 तो बहुतों के आंसर आ रहे हैं नो 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 नो, और कुछ के आंसर बीच में यस भी आए हैं, तो आंसर इज फाइनली नो। और नो क्यों है, उसका रीज़न है यहाँ पर वो एग्जैक्ट 20% से काम नहीं चलता, मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ होना चाहिए। हाँ जी, शिवम ने आंसर दे दिया नॉट मोर देन 20। सर एग्जैक्ट 20 से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है और मोर देन 20 होना चाहिए था, बिल्कुल सही आपने दे दिया है। तो तनु कह रही है अच्छा सर, अच्छा समझ में आ गया सर, अब फाइनली चलो अच्छा है, फाइनली एग्ज़ाम में जाने से पहले समझ में आ जाना चाहिए, सेशन चलते हुए तो एग्ज़ाम में तो सही हो ही जाएगा ना फाइनली। चलिए ऑल द बेस्ट एंड देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। अच्छा नेटवर्थ का मतलब तो किसी ने बताया नहीं सर, नेटवर्थ होती क्या है, ये तो बता दो, नेटवर्थ क्या होती है। तो नेटवर्थ मीन्स व्हाट, एग्जाम में आपको हो सकता है नेटवर्थ दे ही ना, आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी हो, आपको बैलेंस शीट पकड़ा दी जाए, बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिससे आप नेटवर्थ निकाल रहे हो, तो उसमें पेड अप कैपिटल लेना है, फ्री रिजर्व्स लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लेना है, नोशनल रिजर्व्स नहीं लेने हैं, एक्सक्लूडिंग आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो नहीं लेने हैं, सीआरआर नहीं लेना है, डीआरआर नहीं लेना है, नोशनल रिजर्व्स वगैरह हैं वो नहीं लेने हैं आपको, अगर मान लीजिए कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाया गया तो वो नहीं लेना आपको, मतलब जेन्युइन प्रॉफिट से जो जेन्युइन रिजर्व्स बनाए गए हैं वो लेने हैं बस आपको। माइनस विल, और इसके अलावा आपके पास पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो सब लेना है। एग्जाम में पकड़ा देंगे बैलेंस शीट, कैलकुलेट करवाएंगे आपसे और कहेंगे नेटवर्थ देख लो जी कितनी है, और फिर उसके हिसाब से 20% कैलकुलेट कर लो या मोर देन 20% वो कैलकुलेट कर लो, और फिर इसमें से माइनस क्या करना है, अब ये जो भी टोटल आएगा इसमें से माइनस क्या करना है आप, एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन होगा, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे या तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, जिसको आप कहते हो प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, आपके प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं, नॉट रिटर्न ऑफ सो फार, तो माइनस कर दीजिए, तो फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपका नेटवर्थ है। इसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, और बैलेंस शीट पकड़ा देंगे और कहेंगे कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से फिर आप देखना कि टोटल नेटवर्थ कितनी है। आपको F1 F2 F3 तीन फैक्ट्रीज दे देंगे और कहेंगे कि पर्टिकुलर फैक्ट्री में F1 के अंदर इतना पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आप देख लो कि आप वेल क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो वो अंडरटेकिंग है, अगर क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं कर रहे, क्राइटेरिया से नीचे ही रह गए, लेस देन 20%, आपकी फैक्ट्री की वैल्यू लेस देन 20% आ रही है ऑफ द नेटवर्थ, तो फिर उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन सेल द फैक्ट्री ऑन देयर ओन बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, अगर वेल 20% या मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने ही यहाँ पर लिया था, वेल ऑब्वियसली वो जो आपने टेबल में इतनी सारी चीज़ें देख ही ली, अगर आपकी फैक्ट्री की वैल्यू ही नीचे है तो जहाँ पर जैसे ही आंसर आएगा नो, जहाँ आंसर आएगा नो तो उस नो का क्या मतलब है,
ऐसी कोई फैक्ट्री बेचनी है, ऐसी कोई यूनिट बेचनी है जहाँ पर आपका आंसर नो है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पर आंसर नो होगा, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड जहाँ पर आपका आंसर नो है। और जहाँ पर आपका आंसर येस है, यूनिट 2, देन आई विल से यूनिट 3 एंड देन यूनिट 5। तो ये यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5, इन तीनों केसेस में यूनिट बेचने से पहले या फिर यूनिट का सब्सटेंशियल पार्ट बेचने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए बाय पासिंग द एसआर। लेकिन जहां कहीं पर भी आंसर नो होगा वहां पर ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन। गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ गया ना? शिवम इज सेइंग कि सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दो। वो भी करवा दूंगा, अभी रुक जाओ सर, रुक जाओ। तो 180 वेल से पहले सेक्शन निपटा लें हम, फिर उसमें भी आ जाएंगे। तो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए समझ में आ गया। क्लॉज बी, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, 1 मार्क एग्जाम क्वेश्चन, और उसमें बस यही पूछा गया कि बताओ जी शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। और कहानी बड़ी सीधी है कि अमलगमेशन की स्कीम में, अरेंजमेंट की स्कीम में, अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में हमारी कंपनी को कुछ कॉम्पनसेशन मिला है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिला है हमारी कंपनी को, और हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ट्रस्ट सिक्योरिटीज में नहीं, ट्रस्ट सिक्योरिटीज तो एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट होती हैं। तो हमारी कंपनी को किसी पर्टिकुलर स्कीम ऑफ अमलगमेशन में कोई कॉम्पनसेशन मिला है। अब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो रेगुलर बैच में इस पॉइंट के ऊपर 15 मिनट लगा देता हूँ, पूरा वो एक डायग्राम होता है समझाता हूँ एंड उन सब चीज़ों में जाते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट राइट नाउ। अभी फिलहाल सिर्फ इतनी बात हो रही है। स्टेप नंबर 1, हमारी कंपनी को कॉम्पनसेशन मिला है इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, इन द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सिचुएशन। विल स्टेप नंबर 2, हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कॉम्पनसेशन का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं समवेयर इन द स्टॉक मार्केट अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। स्टेप नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। दैट्स इट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर पैसा ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉम्पनसेशन मिला है ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। 1 नंबर का 1 मार्क एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। देन आई विल से द नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, एंड दिस इज नाउ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जो एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। To borrow the money where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed the aggregate of the paid up share capital free reserve security premium accounts। well company जो पैसा borrow करना चाहती है, board of directors जो पैसा borrow करना चाहते हैं, proposed borrowing along with the existing borrowings already done by the company, well it is going to exceed, it is going to jump the limit of aggregate paid up capital plus free reserves plus security premium accounts। तो board of directors को proposed borrowing करने से पहले shareholders का approval चाहिए by special resolution। और इसमें आप क्या एक्सक्लूड करेंगे, बोरोइंग्स में आप क्या नहीं लेंगे, बोरोइंग्स में आप टेम्परेरी लोन्स नहीं लेंगे जो कंपनी ने अपने खुद के बैंकर से लिए हैं, जहां पर कंपनी का बैंक अकाउंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना, सही बता रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ मैं तुम्हें, धमकी दे रहा हूँ, गड़बड़ मत कर देना। तो टेम्परेरी लोन सिर्फ कौन सा वाला एक्सक्लूड करना है आपको, वो टेम्परेरी लोन जो कंपनी ने अपने खुद के बैंकर से लिया है, मतलब जहां पर कंपनी का बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, और वो भी कंपनी ने लिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो टेम्परेरी लोन आपको काउंटिंग में काउंट नहीं करना। अब टेम्परेरी लोन को अगर डिफाइन करें तो टेम्परेरी लोन क्या होता है? टेम्परेरी लोन मीन्स, हाँ जी, टेम्परेरी लोन मीन्स द लोन विच इज याद है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और लोन विच इज रीपेबल विद इन मैक्सिमम 6 months। तो आप कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर रहे हैं, टेम्परेरी लोन्स मीन्स ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और रीपेबल विद इन 6 months। लेकिन फिर टेम्परेरी लोन डज नॉट इंक्लूड, टेम्परेरी लोन में क्या नहीं आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टेम्परेरी लोन में क्या नहीं आता है? टेम्परेरी लोन डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड द लोन टेकन फॉर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, the loan taken for capital expenditure, the loan taken for capital expenditure। याद है? 1 year मत कर देना, एग्जाम में कुछ लोग गलत लिख रहे हैं, मैं तो प्रिज्यूम कर रहा हूं सबको ऑलरेडी पहले से ही आता है। हाँ जी, तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग बोरिंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरिंग्स
और ये मिलाकर जंप होने जा रही हैं। और एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में बैंक लोन, पीएफआई लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स सब आ गया इसके अंदर, और प्रपोज्ड बोरिंग्स में भी एनी टाइप ऑफ प्रपोज्ड बोरिंग्स सब मिलाकर जंप होने जा रहा है। एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी अकाउंट। तो फिर उस केस में प्रपोज्ड बोरोइंग करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर मेकिंग द प्रपोज्ड बोरोइंग। याद है ना सबको? अब सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल है 100 लाख, फ्री रिजर्व्स हैं 50 लाख, सिक्योरिटी अकाउंट है 25 लाख। एग्जाम क्वेश्चन है, टोटल सब मिलाकर है 175 लाख। सब मिलाकर क्या है? 175 लाख। एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स जो कंपनी ने ले रखी हैं, वेल इन बोरोइंग्स में दो तीन चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर। एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स में जो लॉन्ग टर्म ली हुई हैं, वो हैं 150 लाख जो पुरानी चली आ रही हैं, 150 लाख जो लॉन्ग टर्म ली हुई हैं। जो शॉर्ट टर्म ली हुई हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो हैं 25 लाख। शॉर्ट टर्म फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं 25 लाख्स। या सॉरी, ये हैं आपकी लॉन्ग टर्म वाली हैं 100 लाख, और जो शॉर्ट टर्म ली हुई हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो हैं 25 लाख। और जो प्रपोज्ड बोरिंग्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं वेल और उसके अलावा अच्छा एक चीज़ और भी दी हुई है, अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो भी हैं 25 लाख, दैट इज ऑल्सो 25 लाख। और अब जो नई बोरोइंग्स करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो करना चाहते हैं 60 लाख। तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? येस और नो में आंसर देना है आपने, येस और नो। जो प्रपोज करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो है 60 लाख। तो पुरानी वाली अगर आप कहते हो फटाफट येस और नो में आंसर दो मुझे, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? 175 लाख की तो आपकी एग्रीगेट लिमिट है। तो आंसर इज यस 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 यस। सबके आंसर आने शुरू हो गए। चाहिए सर, यस चाहिए चाहिए चाहिए। चलिए वेरी गुड। तो ये 100 लाख्स वाला पुराना काउंटिंग में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। शॉर्ट टर्म लोन लिया है, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये भी 25 लाख काउंटिंग में काउंट होगा? यस। अदर जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ये ना लॉ मेकर ने लॉ में बताया नहीं कि सॉरी पेपर सेटर ने पेपर में नहीं बताया कि जो अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग है 25 लाख, ये किससे ली है। तो क्या हम प्रिज्यूम करेंगे ओन बैंक से ली है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है? अगर एग्जाम में ये दिया भी हो कि ओन बैंकर से ली है, फ्रॉम ओन बैंकर, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसको काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। तो भी पुराना वाला 125 लाख और 60 लाख और है। आई होप गेटिंग दिस। तो 185 हो गया। हाँ जी, आपने बिल्कुल कैलकुलेशन करके बता दिया। अब मैं अगर यहाँ फिगर ही चेंज कर दूँ, जो पुराना वाला 25 लाख है वो ओन बैंकर से लिया, और ये जो शॉर्ट टर्म लिया हुआ है ये 15 लाख लिया हुआ है। ये शॉर्ट टर्म लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया हुआ है 15 लाख। इस केस में बताओ, अब सिचुएशन चेंज कर दी मैंने बिल्कुल कि पुरानी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आया था, एग्जाम में तो क्वेश्चन वो आया था जिसका आंसर आपने दे दिया ऑलरेडी। मैंने फैक्ट्स चेंज कर दिए हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो ओन बैंकर से लिए हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, ओन बैंकर से लिया है फॉर 6 मंथ्स, वो 25 लाख है। तो वो तो आप काउंटिंग में काउंट नहीं करोगे। और ये जो शॉर्ट टर्म लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है, हम कहते हैं टेम्पररी लोन में, वो उसको टेम्पररी लोन नहीं माना जाता, इवन इफ द टेन्योर इज लेस देन 6 मंथ्स। सो मेरे पास आंसर आ गया कि सर अब तो सब जोड़कर 100 लाख प्लस 15 लाख प्लस 60 लाख सब जोड़कर सर 175 लाख हो रहा है, और 175 लाख की लिमिट के अंदर है, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। बस एग्जाम में यही ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना। ये एग्जाम क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको साथ साथ, तो आपको समझ में आ गया। एंड वन लास्ट लाइन अबाउट ओवर हेयर, सेक्शन 180 के बारे में एक आखिरी लाइन। तो सेक्शन 180 तो समझ में आ गया आपको, और साथ में एग्जाम क्वेश्चन भी हो गया आपका।
हाँ जी, लिमिट के अंदर है तो नो नीड ऑफ एसआर। और ये भी 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट फ्रॉम डायरेक्टर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर वेल कंपनी ने पहले डायरेक्टर को लोन दिया था, मान लो 5 साल के लिए, 5 years लोन टेन्योर, 5 साल के बाद उसको रीपे करने का रीपे करना था, रीपे करने का दिन आने वाला है, 1 महीना रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर रही कि जाओ हमने तुम्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी, वी गिव यू टाइम का मतलब एक्स्ट्रा टाइम, हमने तुम्हारा टेन्योर 5 साल का बढ़ाकर 5 years प्लस 2 years कर दिया, 7 years कर दिया। तो शुरू करने जा रहे हैं अब आगे। यस, तो शुरू कर रहे हैं आगे सेक्शन 181। और सेक्शन 181 जब आगे बढ़ रहे हैं, पावर टू कंट्रीब्यूट बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स के लिए, बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, तो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक लिमिट के ऊपर जाएंगे तो फिर उस केस में क्या रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रीब्यूट बोनाफाइड टू द चैरिटेबल फंड्स, अदर फंड्स भी फॉर चैरिटी, अदर फंड्स फॉर चैरिटी, अपने एम्प्लॉयज के फायदे के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉयज के फायदे के लिए नहीं, आउटसाइडर्स के फायदे के लिए, चैरिटी के लिए। सो वेल इफ आई पुट इट ओवर हियर, सेक्शन 181 कहता है वेल इफ टोटल अमाउंट ऑफ द चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ऑल कंपनीज, नाउ दिस इज all companies, public companies, private companies, all companies, if total amount of contribution, charitable contribution proposed to be made to a fund not connected with the company, not connected with the employees, एक ऐसा चैरिटेबल फंड होना चाहिए जो ना तो कंपनी के फायदे के लिए हो, ना ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ के फायदे के लिए हो। तो कौन सा फंड होना चाहिए, चैरिटेबल फंड, ऊपर लिखा ही है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू अ चैरिटेबल फंड। अगर कंपनी दे रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे हैं, और वो कितना दे रहे हैं, मोर देन 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल का जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है उसके 5% तक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद देंगे, मोर देन 5% देना है, देन इट इज कंपलसरी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बिफोर जंपिंग द लिमिट ऑफ 5%, 5% की लिमिट जंप करने से पहले। याद होगा ना सबको। अब मैं एग्जाम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, दो तीन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आने जा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनते जाइएगा जरा। तो अब एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दीजिएगा मुझे। जस्ट अ सेक, लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर आजकल चल रहा है 2023 2024, तो इसी से कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज योर करंट फाइनेंशियल ईयर गोइंग ऑन। इससे पहले वाले प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, हाँ, वेल दैट इज 22-23 या 21-22 और 20-21, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स या लॉसेस बताए जा रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि जी बताइए सेक्शन 181 में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हम कितना दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया आपके प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और वो फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और फिर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन जो हम देना चाहते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ। चैरिटेबल contribution proposed by board of directors, उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेक। अब सुनो ज़रा ध्यान से। वेल 20-21 में प्रॉफिट कमाया कंपनी ने 10 करोड़, 21-22 में 8 करोड़, वेल और 22-23 में 12 करोड़। फिगर्स आर गिवन, ये कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। सो दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट्स। दीज आर द नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और आपको क्या बोला जा रहा है कि कंपनी अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कुछ 1 करोड़ रुपए, वेल रुपीज़ 1 करोड़ दे वांट टू गिव एज चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। तो क्या बीओडी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हैं, या क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, क्या एसआर चाहिए होगा? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू।
हाँ जी. So what is your answer on this? तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लें फटाफट. इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 3. 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 3. And that is how much? Rupees 10 crore average net profit. Average net profit of the previous 3 years multiplied by 5%. तो मतलब how much? Rupees 50 लाख. 50 लाख आता है. सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा. 1 करोड़ देना है या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस एसआर दोनों चाहिए? ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस एसआर? Sorry, OR, not SR, OR. That's a question for you. ये रुपीज 0.75 करोड़ कहाँ से आया? बीच में कुछ लोग कुछ अलग ही कहानी लिख रहे हैं, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा. हाँ जी. ओनली BR या BR प्लस OR? अब 50 लाख की लिमिट जंप कर रहे हो तो ब्रेक, आई होप ब्रेक में सो नहीं गए आप सब लोग. जाग रहे हो ना, दिमाग जाग रहा है ना. कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास, कुछ गलत भी आ रहे हैं, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं. सेक्शन में लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी? If total amount of the charitable contribution proposed to be made by the board of directors is greater than 5% of the average net profit of the previous 3 financial years, then it is compulsory for the board of directors to obtain the prior approval of the shareholders by ordinary resolution. तो सिर्फ BR से काम नहीं चलेगा. 5% की लिमिट के ऊपर जा रहे हैं. 5% of net profit of the average net profit of the previous 3 years. Then you need the BR plus OR both. So that is the final answer. BR भी चाहिए प्लस प्रायर OR चाहिए. 1 करोड़ प्रायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय OR अंडर सेक्शन 181. हाँ जी, अब जाग गए हैं सब लोग. अब सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछने जा रहा हूँ, एग्जाम क्वेश्चन 2. एंड द फिगर्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया. प्रॉफिट रुपीज 20-21 में प्रॉफिट कमाया 12 लाख. यहाँ पर 21-22 में प्रॉफिट कमाया 6 लाख, रुपीज 6 लाख. और यहाँ पर कंपनी लॉसेस में है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में बताया नहीं कितने लॉसेस. क्वेश्चन पेपर में ये तो बताया कि लॉसेस में है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अमाउंट नहीं बताया कि लॉस कितना है. प्रपोज चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं रुपीज 60,000. 60,000 का प्रपोज्ड, ज़्यादा नहीं देना चाहते, सिर्फ 60,000 देना चाहते हैं. तो ये 60,000 देने के लिए ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों चाहिए, यही बताना है आपको बस. हाँ जी सर, ये तो कंफ्यूज हो गए सर. लॉस कितना माने सर? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए. ICSI ने माना था लॉस 2 लाख रुपए का. ICSI ने जो माना था, प्रिज्यूम द लॉस इज 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, कुछ प्रिज्यूम कर लिया उन्होंने अपना गाइडलाइन आंसर्स में जो दिया. प्रिज्यूम द लॉस इज 3 लाख रुपए, समथिंग लाइक दैट, और उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिया. अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ 0 प्रॉफिट 0 लॉस ही है, 0 प्रॉफिट 0 लॉस है, तो भी अगर मैं इन 3 सालों का अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं 3 सालों का ऐड करता हूँ तो 12 और 6 18 लाख, 18 लाख डिवाइडेड बाय 3, 18 लाख डिवाइड बाय 3, 6 लाख रुपीज. 6 लाख का 5% दैट कम्स टू 30,000 रुपीज. और 30,000 रुपीज है, और आप देना चाहते हो 60,000 रुपीज, विच इज मोर देन 30,000.
तो समझ में आ रही कहानी? अरे भाई 12 लाख प्लस मैथ्स ठीक होनी चाहिए एग्जाम में, मैथमेटिक्स ठीक होनी चाहिए, और इसके लिए कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए ना इतनी सिंपल मैथ्स के लिए। लेकिन कैलकुलेटर लेकर जाना, हो सकता है यहाँ पर फिगर कुछ ऐसी पकड़ा दें आपको कि फिर आपको लगे अच्छा वेल समथिंग लाइक 5,87,000 रुपीज़ 295 रुपीज़, फिर बैठ के आप कैलकुलेटर कर रहे हो। और एग्जाम में कैलकुलेटर ज़रूर ले जाना, फिगर्स टेढ़ी मेढ़ी आ गई कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने कुछ भी लॉस ले लिया, ये तो मैंने अभी जीरो लॉस लिया है, अगर आपने यहाँ पर लॉस ले लिया 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो ये जो 30,000 दिख रहा है ये तो और कम हो जाएगा। अब ये क्लियर है दैट 60,000 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन रुपीज 30,000। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 30,000 तो आपको फिर बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए, आपको दोनों चाहिए। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं देन आई विल से क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 ये है आपके लिए, ये कंपनी गिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज टू गिव रुपीज 50 लाख इन द ग्रेचुइटी फंड। तो क्या सेक्शन 181 कंप्लाई करना पड़ेगा? बीओडी प्रपोज टू गिव रुपीज 50 लाख इन gratuity fund to the employees, in gratuity fund for benefit of employees. Benefit of employees of company. So whether section 181 is applicable, whether section 181 is applicable or not, yes or no? What is your answer? क्या 181 अप्लाई होता है? तो जर से आंसर चले आ रहे हैं सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 181 में जब बात होती है तो 181 में किसकी बात होती है? वेल पब्लिक की बात होती है, चैरिटी की बात होती है। चैरिटेबल कोई स्कूल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल फंड है, एंड नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी, नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉइज के फायदे के लिए तो काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हमारा सेक्शन 181 कंप्लीट, और 181 के साथ साथ 181 के एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए आपके।